नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए देखते हैं वे कौन से विषय जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। पहली करंट अफेयर न्यूज़ हमें बता रही है मिशन आदित्य L1 के बारे में, क्योंकि आज सुबह 11:50 पे सक्सेसफुली इसका प्रक्षेपण कर लिया गया है। कहाँ किया है? तो वहीं श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से ही महत्वपूर्ण मिशन हमारे लॉन्च किए जाते हैं, वहीं से काम हुआ है। तो कुछ चर्चा कर लेते हैं आज आदित्य L1 के बारे में और देखते हैं क्या क्या इसमें खास है। तो पहली बात तो यह है कि एक्चुअल में यह है हमारा सूर्य मिशन है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने सक्सेसफुली चंद्रमा पे लैंडिंग किया है ना, तो अब चंदा को छोड़ देते हैं और चलते हैं सूरज की ओर। अब जांच पड़ताल करेंगे सूर्य के कोना की और उसके आसपास टेम्परेचर की, और वहाँ जो भी स्पेस क्लाइमेट है उसकी जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी हमने दी है आदित्य L1 को। आदित्य मतलब उगता हुआ सूरज, तो इसीलिए यह सूर्य से संबंधित भी है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है वह किया गया है PSLV-57, हमारा एक महत्वपूर्ण रॉकेट है, उसके द्वारा लॉन्च करने का कार्य किया गया। यह PSLV XL, एक्चुअल में एक्सेल जो होता है यह PSLV कैटेगरी के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जो रॉकेट होता है वह रॉकेट होता है एक्सेल। तो यह इसकी 25वीं उड़ान थी आज जो सक्सेसफुली हुई है। तो जो रॉकेट एक्सेल है उसकी सबसे खास बात है, पहली बात तो सबसे शक्तिशाली है, और दूसरी खास बात यहाँ पर यह है कि एक्चुअल में इसमें 6 विस्तारित स्ट्रैप ऑन बूस्टर लगाए गए हैं, और यही वे बूस्टर है जो अंतरिक्ष में इसको बहुत अधिक वजन ले जाने में सक्षम बनाते हैं और बहुत ज़्यादा वजन ले आके ये वहाँ सभी चीज़ें सक्सेसफुली कंडक्ट कराता है। जैसे कि जो हमारा आदित्य L1 है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका टोटल जो वेट है वह 1472 किलोग्राम है। बट जनरली होता क्या है कि मैक्सिमम जो वेट होता है वो हम देखते हैं कि फ्यूल्स का होता है, और बाकी जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं उनका वेट इससे काफ़ी कम रहता है। तो अब यह जो हमारा पूरा मिशन है आदित्य L1, अब ये क्या करेगा? अभी तो उसको लॉन्च किया गया है। अभी शुरुआत में यह हमारी पृथ्वी की कक्षा में रहेगा, पहले लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, धीरे धीरे अपना क्षेत्र यह बढ़ाएगा, यानी कि लगातार इसकी मूवमेंट चलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, और अपना क्षेत्र बढ़ाते बढ़ाते सूर्य के पास जाने का कोशिश करेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आपको सूर्य पर लैंड करवाएंगे। सूर्य के पास हम लोगों ने एक पॉइंट फिक्स करा है जिसको L1 कहते हैं, उस जगह इसको हम लोग रुकवाएंगे। L1 मतलब लैंग्रेज पॉइंट है यह। तो वहाँ पे रहते हुए अब यह सूर्य की जो भी चीज़ें हैं, जो भी दायित्व इसको दिए गए, उन सभी का एनालिसिस करेगा, उन सभी के ऊपर रिसर्च करेगा, और हमें वहाँ से लगातार डिटेल्स भेजने का काम ये करेगा। तो अभी 4 महीने का समय इसके लिए अनुमानित है। इस दौरान यह सिर्फ घूमेगा, बट जो निर्धारित पॉइंट लैंग्रेज पॉइंट 1 है वहाँ तक पहुँचने में इसको 4 महीने लगेंगे, जिसके बाद यह इस पॉइंट पर रहकर आने वाले 5 वर्षों तक सिर्फ वहाँ मूवमेंट करेगा और रेगुलर बेसिस पे वहाँ से डिटेल्स भेजेगा इसरो के स्टेशन को, जिसके बाद हमारे साइंटिस्ट यहाँ रहते हुए चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, और हमें महत्वपूर्ण शोध के माध्यम से नए नए राज बताने का कार्य करेंगे वे लोग। क्लियर है बात सभी को? तो ये जो L1 पॉइंट है यह कहाँ है? यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, काफ़ी अधिक दूरी है, और 4 महीने की यात्रा के बाद यह पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें 7 पेलोड भी लगाए हुए हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर करेगा, वहां जाएगा, फिर वहां पे पहुंचने के बाद जब ये L1 पॉइंट पर रहेगा तो इसके 7 पेलोड एक्टिव हो जाएंगे, और यह 7 पेलोड के ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये सब अपना अलग अलग काम करेंगे। कोई एक्सरे का एनालिसिस करेगा, कोई फोटोज कैप्चर करेगा, कोई वहाँ के टेम्परेचर की डिटेल्स भेजेगा इसरो पे। तो यह 7 पेलोड यही सब काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यह पूरा मिशन आने वाले 5 सालों तक चलने वाला है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं? तो लैंग्वेज पॉइंट 1 एक्चुअल में एक बड़ा जो लोगों को असमंजस में रखता है वह यही पॉइंट रखता है। तो एक्चुअल में होता क्या, जब कभी भी कहीं पर भी 2 ग्रह होते हैं तो वह 2 ग्रह अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण एक स्थान पर आके उनका फोर्स मिलता है, और वह जो पॉइंट होता है यह उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र बन जाता है। तो यह जो क्षेत्र बनता है ना आकर्षण और प्रतिकर्षण का, इन्हीं क्षेत्रों को अलग अलग पॉइंट का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो 5 पॉइंट अब तक आइडेंटिफाई किए हैं वैज्ञानिकों ने। इन 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि 3 जो है पॉइंट्स यह अभी अस्थायी है और 2 अस्थायी है, और 3 जो अस्थायी पॉइंट है वह L1, L2 और L3 है। तो अभी हम लोग का जो मिशन है वह मेनली L1 है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हमेशा ही सूर्य के पास रहने वाला क्षेत्र है ये, और इस वजह से हमें 5 सालों तक लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से मिलेंगी। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉइंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह सूर्य है,
यहाँ पे हमारी है पृथ्वी। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट इनके आइडेंटिफाई हैं। ये जो L1 पॉइंट है वह यह है, तो आदित्य जो रहेगा वह यहाँ रहेगा, L4 यहाँ है, L2 यहाँ है, L3 यहाँ है, L5 यहाँ है। तो सबसे बेस्ट है, दोनों ही ग्रहों के बीच में है और यहाँ से भी यह पृथ्वी के साथ अच्छा कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकता है। साथ यहाँ पर यह महत्वपूर्ण काम पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के लिए भी करेगा और बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से हमें जो भी जानकारियां चाहिए वह यहाँ पर रहते हुए यह भेज दिया करेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर यह भी है कि इन पॉइंट्स का जो उपयोग है यह एक तरह से अंतरिक्ष यानों के लिए एक लैंडिंग पॉइंट के रूप में किया जाता है, या फिर ये कहें कि इनके लिए गेस्ट पॉइंट होते हैं, यानी कि क्या होगा, पार्किंग हो जाएगी इनकी यहाँ जाने के बाद, ऐसा इसरो कहता है। क्योंकि क्या होता है कि यह पॉइंट इतने अच्छे होते हैं कि कभी भी कोई अंतरिक्ष यान यहाँ जाए तो बहुत अच्छे से यहाँ पर रुक करके एनालिसिस कर सकता है किसी भी ग्रह के बारे में। ऐसा सिर्फ सूर्य के लिए नहीं है, अगर हम आने वाले समय में किसी और ग्रह के लिए कोई मिशन भेजते हैं और हम उसके पास तक भी नहीं जा पाते, ठीक है, वैसे तो वैसा कोई और है नहीं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रह करके उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया जा सकता है। हम इस मामले में सक्षम रहेंगे। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जो अंतरिक्ष यान यहाँ तक जाते हैं यह कम ईंधन खपत में इजीली अच्छे से पहुंच सकता है L1 पे, ठीक है। यह एक सुविधाजनक स्थान है जहां से सूर्य को बिना किसी बाधा या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। तो यह इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में कभी भी सूर्य ग्रहण हो जाए तो आदित्य L1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद यह यहाँ से डिटेल्स को कलेक्ट करके हमें भेजता रहेगा। तो हर मामले में महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इसकी जो भी उपलब्धियां होंगी वो हम समय अनुसार पढ़ते रहेंगे, यानी कि यह समझ लीजिए कि आने वाले 5 वर्षों में किसी न किसी रूप में चर्चाओं में रहेगा अब आदित्य L1। और इस दौरान अगर हम कोई नया मिशन तैयार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद फिर कुछ चीज़ें उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट जानना समझना पढ़ना नहीं रुकता, क्योंकि करंट अफेयर रेगुलरली अपडेट होता है, नया होता है, रोज़ हमें नई नई चीज़ें बताता है। बट अभी फ़िलहाल करंट में हम लोग के पास जो भी डिटेल्स हैं, जो भी जानकारी मिल गई हैं, तो उससे हद ज़रूरी है कि आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। एक बेहद सरल सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर ही है, आ गया है, तो कमेंट कर दीजिए मुझे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़। लीगो वेधशाला के बारे में बहुत अधिक चर्चाओं में है, समय समय पर चर्चाओं में रहता है यह विषय, लेकिन अभी चर्चाओं में इसलिए आया क्योंकि भाई कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है एक अमाउंट और कह दिया है कि भाई अब लीगो वेधशाला को तैयार कर दिया जाए जल्द से जल्द। पर जल्द से जल्द का मतलब भी यह माना जा रहा है कि वर्ष 2030 तक ही जा करके यह सक्सेसफुली तैयार हो पाएगी। कहाँ बना रहे हैं हम लोग? महाराष्ट्र में बना रहे हैं। लीगो का मतलब होता है एक्चुअल में लेजर इंफॉर्मेटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसका मतलब यह है कि जो महत्वपूर्ण गुरुत्वीय किरणें होती हैं उन किरणों का एनालिसिस यह करेगा और काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाता है। फिलहाल दुनिया में इसको लेके अलग अलग जानकारियों पर रिसर्च चल रही है, लगातार वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बट ऐसी ऑब्जर्वेटरीज बहुत अधिक नहीं है। तो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे महाराष्ट्र में इस ऑब्जर्वेटरी को अब स्थापित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो यह जैसे कि आप फोटोज देख पा रहे हैं, तो एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है ये ऑब्जर्वेटरी। इसका जो यह पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, इसकी है 4 किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तरित होता है। तो इस प्रकार के कई हैंड्स होते हैं इसके अंदर। चलिए समझते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातों को। तो गुरुत्वीय किरणों का तरंगों का अध्ययन यह करेगा। इससे पूर्व सरकार ने वर्ष 2016 फरवरी माह में इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी थी, मंजूरी दे दी थी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र वाला ये जो क्षेत्र है, कौन सा? हिंगोली जिला। यह हिंगोली जिला गुरुत्वीय तरंगों के मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। पहले ही रिसर्च हो चुकी थी, एरिया वगैरह सब कुछ जान समझ लिया गया था, बट तब सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और अब यहाँ कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पता लग गया था कि क्षेत्र महत्वपूर्ण है और हमें गुरुत्वीय किरणों के बारे में, तरंगों के बारे में खास जानकारी दे सकता है, हमारी रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। यदि यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों को करने में सफल हो जाते हैं तो भारत आने वाले समय में विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर सकता है। यह हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसीलिए अभी सरकार ने इसके लिए एक बजट अलॉट किया है 2600 करोड़ रुपए का। बहुत खास है इसलिए मामला सारा, ठीक। तो फिलहाल पूरे भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की नज़र है भारत की इस परियोजना पे, इस ऑब्जर्वेटरी के ऊपर। और आने वाले समय में जब यहाँ रिसर्च शुरू हो जाएंगी ना, तो और भी ज़्यादा दुनिया की नज़र रहेगी। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे और आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण रिसर्च रहेगी उसके ऊपर यह कार्य करेंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह काम करता है लीगो। तो तीसरी महत्वपूर्ण वेधशाला होगी फिलहाल यह वेधशाला अपनी तरह की तीसरी वेधशाला है। तीसरी क्यों है? क्योंकि इससे पहले 2 अमेरिका में है। अमेरिका में कहाँ? लुइसियाना और
वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यह भी बताते हैं कि एक एक वेधशाला अभी जो मौजूद है वह जापान और इटली में, बट पूरी तरह से अभी यह सही तरह से काम नहीं कर रहे, सक्सेसफुल इस्टेब्लिश नहीं है, तो इसीलिए अभी इसको तीसरी वेधशाला माना जा रहा है। ठीक है, तो 2 अमेरिका में है जो सफलतापूर्वक सारा कार्य कर रही है, इनका संचालन चल रहा है और रिसर्च यहाँ पर लगातार हो रही है। तो इस पूरे का पूरे कार्यक्रम का जो संचालन हो रहा है और आने वाले समय में इस ऑब्जर्वेटरी को जो संभालेगा, जिसके ऊपर मुख्य दायित्व रहेगा, वह है भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग। लेकिन अभी पूरा का पूरा कार्यक्रम जो रहेगा वह परमाणु ऊर्जा विभाग संभालेगा, तो लेकिन अकेला सब नहीं करेगा, इसके साथ कई और संस्थान जुड़ी हुई हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का जुड़ा हुआ है, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन जुड़ा हुआ है और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान भी इसके साथ जुड़ी हुई है। यानी कि हम अकेले नहीं कर रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है विज्ञान की दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के जो महत्वपूर्ण संस्थान है, हमने उनको साथ लिया है कि आप भी आओ और हाथ से हाथ पकड़ के, कंधे से कंधा मिला के रिसर्च करेंगे। आने वाले समय में जो होगा वह सभी के लिए लाभदायक होगा। लीगो एक एल आकार का उपकरण होता है। एल आकार का इसमें किस प्रकार से है, ये देखिए, इस प्रकार से यह रहता है, बीच में इसका मेन होता है सेंटर, उसके बाद यहाँ से ऐसे एल बनाया जाता है। ठीक है, तो एरिया कोई भी हो एल ही लगता है देखने में, लेकिन इसकी जो एक ये भुजा होती है यह खास है क्योंकि 4 किलोमीटर तक लंबी इसको बनाया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 किलोमीटर लंबी भुजा रहेगी और जिस समय इनकी भुजा पूरी तरह सक्सेसफुली तैयार हो जाती है और यह काम करना शुरू करता है, तो हर भुजा के माध्यम से 2 लेज़र पल्स को शूट किया जाता है। यानी कि हम लोग 2 लेज़र पल्स शूट करेंगे गुरुत्वीय किरणों की जांच के लिए, और एक समय ऐसा होता है कि जो वो लेज़र पल्स जाती है ना, तो उनको एक चीज़ रोकती है। ऐसा माना जाता है कि गुरुत्वीय किरणों को कहीं ना कहीं पे इनको रोका जाता है, इन लेज़र पल्स को रोका जाएगा, और रोके जाने के बाद में ऐसा होता है कि यह जो एक मिरर टाइप का माना जाता है कि कुछ एक आवरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद फिर ये रिटर्न आएंगी, तो यह चेक करते हैं कि जब ये रिटर्न हो रही है तो कितने समय में वापस आ रही है, समय का अंतराल अलग था या क्या था, और पूरी की पूरी जो पल्स होती है, लेज़र पल्स का एनालिसिस किया जाता है कि कितना तेज़ गई है, कहाँ तक गई है और कहाँ से टकराने के बाद कितने समय में वह वापस आई थी, कितने समय में गई थी, हर चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। तो गुरुत्वीय किरणों के मामले में भारत का यह काम बेहद महत्वपूर्ण है। तो आजकल भारत में जो भी काम हो रहा है ना, वह पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है, पूरी दुनिया नज़र लगा के बैठी हुई है। उसी प्रकार का यह भी एक काम है और आने वाले समय में हमें महत्वपूर्ण रिसर्च देगी। क्लियर है सभी को? तो लीगो के बारे में बता दिया है, किस प्रकार से काम होगा, कहाँ होगा, सरकार की क्या मंशा है और कितना बजट दिया गया, हर एक बात आपको क्लियर कर दी गई है। मुझे लगता है कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा इसके लिए वह मैं डिस्कस आपके साथ ज़रूर करूँगा। बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जिसमें बता रहे हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 अब अनाउंस कर दिए गए हैं। तो अब खास क्या है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तो हर साल ही अनाउंस किए जाते हैं और कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें यह दिए जाते हैं। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह साल भारत के लिए भी खास है और कई वर्षों के बाद हमें उपलब्धि देखे जा रहे हैं। क्योंकि वर्ष 2019 में पिछली बार भारत के किसी व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। किनको दिया गया था? रवीश कुमार को दिया गया था। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है यह, जो अरविंद केजरीवाल भी ले चुके हैं। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब 2019 के बाद 2023 में किसी भारतीय व्यक्ति को दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब हमें यह न्यूज़ पढ़नी है। तो किस किस को दिया गया? 4 नाम अनाउंस किए हैं वर्तमान में, 4 लोगों को दे रहे हैं अलग अलग देशों के। तो पहला नाम है भाई कौरवी रक्षंत, जो बांग्लादेश से है। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा और विकास का कार्य किया था। तो इनके द्वारा किए गए जो कार्य थे वह इन्होंने महत्वपूर्ण माना और तब इनको रेमन मैग्सेसे देने का निर्णय लिया। दूसरे व्यक्ति हैं तिमोर लेस्ते के, जिनका नाम है यूजेनियो लेमोस। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण और स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है, साथ साथ एक स्थायी और स्वतंत्र खाद्य आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी कार्य किया है। तो खाद्य आपूर्ति, साथ साथ पर्यावरण और स्वदेशी संस्कृति को संरक्षण देने का कार्य किया है। तो यह जो एशिया का नोबेल प्राइज है रेमन मैग्सेसे, इनको भी दिया जा रहा है। तीसरा नाम है मरियम कोरोनेल फेर। कहाँ की? फ्रांस के। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शांति के लिए महत्वपूर्ण काम किया। यह शांति के प्रति समर्पित है। कहीं भी दिखता है कि बैटल चल रहा है, वॉर चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में किसी भी कारण से, देश लड़ रहे हैं, राज्य लड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, तो ये कोशिश करते हैं कि शांति हो,
क्योंकि युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जब महाभारत में वसुदेव कृष्ण भी शांति का प्रस्ताव लेके गए थे तब उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि एक्चुअल में युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, तो बेशक यही बेहतर है कि संधि कर ली जाए। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि मुझे किसी भी बड़ी से बड़ी कीमत पे यदि शांति मिल रही हो ना तो अवश्य ही उसको स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि वह कीमत युद्ध से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वही स्थिति थी जब युद्ध हुआ, तो अनेकों अनेक लोग मारे गए, हजारों की संख्या में, जैसा कि हमने बैटल में देखा। बट शांति अपने आप में एक बेहतर विकल्प है, हमेशा ये समझना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने शांति के कार्य किए और समावेशिता और महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने के लिए कार्य किए, तो इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये 3 लोग अलग अलग देशों के हैं, बट ज़रूरी है हम लोग नज़र रखें फिलहाल भारत वाले। तो भारत में किन्हें दिया जा रहा है यह पुरस्कार, तो भारत वाले व्यक्ति हैं आर रवि कन्नन, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं असम के। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये चिकित्सा के प्रति बहुत अधिक समर्पित है। इन्होंने बहुत अधिक रिसर्च किए हैं मेडिसिन के ऊपर, और जितना भी कल्याणकारी कार्य हो सकता था मानव के लिए, मानव संस्कृति के लिए, उस तरफ इन्होंने अपना जीवन लगाया है, अलग अलग मेडिसिन पर रिसर्च किया। तो असम में इन्हें कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पूरे क्षेत्र में यह कैंसर पे काम किए हैं और लोगों का ट्रीटमेंट किया है, जितना भी यह बेस्ट कर सकते थे, उनका जीवन बचा सकते थे। तो इनके इन्हीं कार्य को देख करके, मेडिकल सेक्टर की तरफ इनका झुकाव, इनका यह इस प्रकार का दृढ़ समर्पण देख करके और कार्य को देख करके कहा है कि आप भी डिजर्व करते हैं यह पुरस्कार लेना, एशिया का नोबेल प्राइज आपको दिया जाना चाहिए। क्लियर है बात सभी को, तो इसलिए इनको दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि एक्चुअल में दिया क्यों गया है, तो ये बात यदि आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि इनका कार्य ही है, क्योंकि अब कैटेगरीज नहीं है। पहले इसमें 6 कैटेगरीज हुआ करती थी, बट बाद में 2009 आते आते इन्होंने सब खत्म कर दिया, और 2009 के बाद अब एक ही कैटेगरी बची है, जो कहते हैं ये लोग इमर्जिंग पर्सनैलिटी, यानी कि दुनिया में जो भी व्यक्तित्व उभर रहा होगा तेजी से, उन व्यक्तियों को ही यह दिया जाएगा। क्लियर है बात सभी को, तो यह वे व्यक्ति थे जिन्हें यह दिया जा रहा है अवार्ड। कुछ बातें हम करते हैं अब रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। क्यों? क्योंकि फिलीपींस गणराज्य के जो तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे, उनकी एक हवाई दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो गई थी। काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, तो जन कल्याणकारी कार्य करने वाले लोगों के लिए उन्होंने सोचा कि इनके नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया जाएगा और दिया जाएगा। तो इसको एशिया का नोबेल कहते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया। वर्ष 2009 तक इसमें 6 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? सरकारी सेवा, लोक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक, संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, साथ साथ उभरता हुआ नेतृत्व। फिर इन्होंने फैसला लिया 2009 में कि अब किसी भी कैटेगरी में नहीं देंगे, सिर्फ यही कैटेगरी हम लोग रखेंगे। तो तब से अब उभरते हुए व्यक्तित्व के लिए ही यह पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन देता है, कैसे देते हैं? तो फिलीपींस सरकार यहाँ पर इसके लिए काम करती है। किसके साथ मिलजुल कर? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है एक रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, तो इसके साथ मिलकर काम चलता है। और ये इसके जो भी ट्रस्टीज होते हैं, वह ट्रस्टीज हर साल एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले नॉमिनेशंस लेते हैं, नॉमिनेशन का देखा जाता है कि कौन कितना खरा उतर रहा है मानकों पे, किस किस को दिया जाना चाहिए। फिर बाद में यह अनाउंस कर देते हैं। कब? 31 अगस्त को यह अनाउंसमेंट किया जाता है हर वर्ष। तो इस साल भी अनाउंसमेंट इनका किया गया और यह नाम हमें देखने को मिले। क्लियर है? इतनी बात सभी को जान गए, समझ गए किस प्रकार से यह अवार्ड दिया जाता है। तो कुछ बातें भारत के लिए कर लेते हैं, जैसे कि भारत के अब तक 56 लोगों को दिया जा चुका है, 57वें यह हो जाएंगे। भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड लिया था आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में ही दिया गया था। और लास्ट रवीश कुमार को 2019 में दिया गया था। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है कि आप शॉर्ट नोट्स रखें इनके बना के अपने पास, ताकि इजी टू रिवाइज हो आपके लिए। बाकी PDF तो हम आप सभी लोग को दे ही देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इसी क्रम में ज़रूरी है कि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर देने के बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। थोड़ी सी बात करते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के कारण किसी की सदस्यता समाप्त कैसे हो सकती है। क्योंकि अभी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। किससे रिलेटेड था? प्रज्वल रेवन्ना एक सांसद थे लोकसभा के, जनता दल सेक्युलर से यह चुने गए थे वर्ष 2019 में। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा कि एक्चुअल में इनका जो इलेक्शन था वो अमान्य था। बट क्या ही फर्क पड़ता है, अब 5 साल लगभग पूरे होने को हैं, 2024 का चुनाव आने वाला है। काफ़ी डिले हो गया ना प्रोसेस, अगर हम देखें तो बहुत अधिक डिले प्रोसेस था। बट अंत में आते आते इनके ऊपर अभी ठप्पा लग गया कि चुनाव इन्होंने गलत तरह से लड़ा था और सही नहीं था, जिस वजह से अब इनको अपनी सदस्यता खोनी पड़ गई।
एक याचिका दायर की गई थी उस समय कर्नाटका हाई कोर्ट में, और बोला गया कि इनके प्रतिद्वंदी के द्वारा, जो इनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे चुनाव में, उन्होंने ही सारी बात स्पष्ट की और दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे उन्होंने प्रकाश डाला। पहला मुद्दा था वही चेन्नम्बिका कन्वेंशन हॉल, और दूसरा था इनके अकाउंट का। दरअसल जब कभी भी आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और एक फॉर्म उसमें यह होता है जिसमें आपको अपनी पूरी संपत्ति का विवरण देना होता है, साथ साथ परिवार में जो आपके मुख्य लोग हैं उनकी संपत्ति का विवरण भी देना पड़ता है। तो कितने मकान आपके नाम पर हैं, कितने फार्म हाउस हैं, कितनी ज्वेलरी है, अकाउंट में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां हैं, इत्यादि इत्यादि सभी बातें आपको मेंशन करनी पड़ती है, एक एक रुपए की भी। तो दो बातों पे डिस्प्यूट हुआ। पहला मामला था चेन्नम्बिका कन्वेंशन हॉल। ऐसा बताया गया कि इसकी जो कीमत है वास्तविक वह 5 करोड़ है, लेकिन जिस समय इन्होंने फॉर्म भरा तो फॉर्म में इसकी कीमत सिर्फ 14 लाख रुपए दिखाई, जो बहुत कम थी। इन्होंने अपने अकाउंट में दिखाया कि 5 लाख रुपए हैं, जबकि इनके अकाउंट में एक्चुअल में 48 लाख रुपीस थे उस समय। तो ये दो जगह पे डिस्प्यूट था और इसको मिसलीडिंग में शामिल किया गया कि आपने चुनाव आयोग को गलत जानकारी देकर भ्रमित करने का कार्य किया है। क्लियर है बात सभी को? तो इसी पे पूरा मामला था। फिर सारा मामला जब न्यायालय में गया तो न्यायालय ने पूरा एनालिसिस किया और अब अंत में आते थे कह दिया कि एक्चुअल में आप दोषी हैं क्योंकि आपने डिटेल सही नहीं दी। केवल इतना ही नहीं, इनके परिवार भाई खिलाफ भी इन्होंने जारी की है एक इसी प्रकार का आदेश और कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्लियर है बात सभी को? सब जान गए? तो यह था मामला। बट एक्चुअल में हम लोग को जो जानना है वह यह जानना है कि सदस्यता कैसे जा सकती है किसी की। तो कई कारण हैं। एक तो यह होता है कि आप कुछ कोड का उल्लंघन कर देते हैं, उस स्थिति में यदि आप इलेक्शन कमीशन को गलत डिटेल्स देते हैं, मिसलीड करते हैं। इसके अलावा आप बाद में अपने चुनाव का ब्यौरा देने में असक्षम होते हैं, या फिर आप दल बदल के दोषी पाए जाते हैं। यह सभी अलग अलग जो कारण हैं वह माने जाते हैं किसी की सदस्यता जाने के लिए। दल बदल वाला हम लोग जनरली पढ़ते रहते हैं कि कैसे आप चुने गए किसी और पार्टी के थ्रू, लेकिन बाद में पार्टी चेंज कर ली इत्यादि इत्यादि, तो आप दल बदल के दोषी हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कारण भी हैं जिस पे चर्चा करनी ज़रूरी है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 में सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। पहली बात है लाभ का पद धारण करना। यदि आप लाभ का पद धारण कर लेते हैं, जैसे कि आप पहली बात तो मंत्री हैं या आप ऑलरेडी सांसद बने हुए हैं, उसके बावजूद आप किसी सरकारी पद को धारण कर लेते हैं, कहीं पे आप अध्यक्ष बन गए सरकारी काम में जिससे आपको सैलरी भी मिल रही है, तो आपको लाभ का पद का दोषी माना जाएगा और फिर बाद में आपको अपने यह पूरा का पूरा पद त्यागना पड़ेगा। बीते दिनों हम देखा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल सत्ता में है, तो केजरीवाल के बहुत सारे मंत्रियों के खिलाफ यह मामला चला था, बट अंत में कुछ हुआ नहीं था। विकृत चित्त यानी कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उन्मुक्त दिवालिया हैं आप, ठीक है। विदेशी राज्य की नागरिकता, ऊपर वाले यह जो है ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं। ये आपने एक वर्क ले लिया, अगर आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी तो हमारे संविधान में प्रोविजन है कि सिर्फ भारत के जो नागरिक होंगे वही सब मामला संभालेंगे। तो यदि आप भारत के नागरिक नहीं रहे तो फिर संसद सदस्य कैसे ही रह सकते हैं, सदस्यता चली जाएगी। इसके अलावा संसद ने कोई विधि बनाई और विधि के द्वारा आप अयोग्य घोषित हो गए तो भी फिर आपकी सदस्यता चली जाएगी। यह प्रोविजन जो है यह अनुच्छेद 102(1) में मेंशन है। अब इस दौरान क्या होता है कि इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, इलेक्शन प्रोसेस में आप दोषी हैं तो कई बार क्या होता है कि पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है जो इलेक्शन कमीशन देखता है। बट क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन हर एक चीज़ का एनालिसिस नहीं कर पाता, आपसे बाद में वो डिटेल भी मांगता है। कभी कभी संदेह होता है कि आपने बहुत अधिक पैसा खर्च किया तो आपको बाद में डिटेल्स भी देनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर आप वो डिटेल देने में असक्षम हुए, आप नहीं बता पाए कितना पैसा खर्च किया था और जो लिमिट निर्धारित थी उससे आप ऊपर गए हैं, तो भी आपको यहाँ पर दोषी मान लिया जाएगा चुनाव प्रक्रिया का, ठीक है। तो फिलहाल वर्तमान में इनको जो दोषी माना गया है यह एक्चुअल में चुनाव प्रक्रिया के ही दोषी हुए हैं, जिस वजह से इनको अब अमान्य होना पड़ा, ठीक है। अब कहीं भी कुछ भी ऐसी स्थिति उठती है तो भाई सारा का सारा प्रोसेस आगे फॉलो होगा। फॉलो होने के बाद कुछ मामला इससे सबके सामने सार्वजनिक है, देख पा रहे, जान पा रहे, समझ पा रहे तो ठीक। बट कुछ हिडन है, जैसे कि इनका मामला था रवन्ना का कि नहीं पता था कि एक्चुअल में प्राइस क्या है, तो इन्होंने हाईलाइट किया, इनके जो उम्मीदवार थे प्रतिद्वंदी उन्होंने हाईलाइट किया सारा मामला कि एक्चुअल में गलत जानकारी दी गई है। रीज़न आप सोचेंगे कि किसने फॉर्म में क्या भरा ये कैसे पता, तो इसके पीछे ही पूरा सिस्टम होता है। और अगर आपकी भी विधानसभा से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उनका पूरा का पूरा नॉमिनेशन फॉर्म पढ़ सकते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में क्या डिटेल्स भरी है। तो इलेक्शन के टाइम पे वह नॉमिनेशन फॉर्म आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाता है,
इतना ही नहीं, आप यदि अपने नज़दीकी इलेक्शन ऑफिस पे जाते हैं जहाँ पे सारा चुनाव का प्रक्रिया हो रही है, वहाँ भी आपको वह फॉर्म लगे हुए मिल जाएंगे, आप बहुत आराम से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सबके लिए सार्वजनिक होता था कि किसी को कोई आपत्ति हो तो आप वहाँ पे चीज़ों को दर्ज करा सकते हैं। आपने एक से अधिक वोटर आई डी बना रखे हैं, एक वोटर आई डी सिर्फ इसलिए बनवा लिया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं किसी विशेष क्षेत्र से, तो भी आप दोषी हैं, क्योंकि भारतीय नियम के अनुसार आपके पास सिर्फ एक ही वोटर आई डी होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति ने यदि याचिका लगा दी और आपका मामला हाईलाइट हुआ तो उसके बाद पूरी जांच पड़ताल होगी और अंत में फिर दोषी मान लिया जाएगा भ्रष्ट प्रक्रिया का और आपका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा, आप नहीं रह पाएंगे व्यवस्था में। तो ज़रूरी है कि सब चीज़ें लीगली हो और इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा सारा मामला। और जनरली हम यह भी देखते हैं कि जब आप इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते तो भी इस प्रकार के कई मामले सामने आ जाते हैं और कई बार पेनल्टी भी भुगतनी पड़ती है कई उम्मीदवारों को। ठीक है, तो यह इस प्रकार की पूरी घटना हुई है, डिस्कस करना ज़रूरी था। और एक प्रश्न भी ज़रूरी था जो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल है, तो आंसर दे सकते हैं आप इजीली। हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जिसमें बात की गई है कावेरी नदी जल विवाद की। तो कावेरी नदी जल विवाद आजकल बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों खींचतान में हैं। दरअसल कावेरी नदी निकलती तो कर्नाटक में है, लेकिन इसका अधिकांश भाग तमिलनाडु में होता है। अब कई बार क्या होता है कि राज्य आपसी तनातनी की वजह से जल रोक लेते हैं या दूसरे राज्य की डिमांड बढ़ जाती है, तो रुकता नहीं है ना। हम लोग देखते हैं कि इनका जो विवाद है कोई नया नहीं है, सालों से यथावत बना हुआ है, ऐसी का ऐसी विवाद चल रहा है। अब बार बार डिमांड बढ़ती है, बार बार मामला ट्रिब्यूनल्स में जाता है, फिर बार बार कोर्ट बीच में इन्वॉल्व होता है। अभी भी ठीक उसी प्रकार की एक घटना हम देख रहे हैं। तो कुछ कुछ बात थोड़ा मामले से कर लेते हैं और कुछ कुछ बातें कावेरी नदी की कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 सितंबर को मैं सुनवाई करूंगा और देखूंगा जो भी हो सकता है। मामला जो है वह तमिलनाडु ही लेके गया है कोर्ट में, क्योंकि वो चाहता है कि कर्नाटक उसको अधिक पानी दे, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और कर्नाटक के द्वारा एक मेकेदातु डैम भी बनाया जा रहा है, जिससे चीज़ें अभी अस्त व्यस्त हैं और मेकेदातु डैम इन दोनों ही राज्यों के बीच विवाद का एक बड़ा विषय बना हुआ है। तो कर्नाटका में से उद्गम होता है इस नदी का और बहते हुए है उसके बाद में आ जाती है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ बातें कि एक्चुअल में इतिहास क्या रहा। तो विवाद बहुत पुराना है, 19वीं सदी से चला आ रहा है, जिस समय कर्नाटक को मैसूर और तमिलनाडु को मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था। जनवरी 2018 में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की दलील को स्वीकार किया कि बेंगलुरु जो है यह एक खास क्षेत्र है कर्नाटक में, और यहाँ पे जो नागरिक हैं और जो ये क्षेत्र है एक विश्व स्तरीय शहर है और यहाँ के नागरिकों की जल आवश्यकता अधिक है, तो इसलिए पानी का अधिक संग्रह यहाँ पर होना चाहिए। बट इस सब के बावजूद लगातार तमिलनाडु ने डिमांड करी कि मुझे पानी अधिक मात्रा में चाहिए, और कुछ दिनों पहले ही घोषणा कर दी गई कि भाई मेकेदातु जलाशय परियोजना को भी बनाया जाएगा बेंगलुरु शहर में, जहाँ पे यह जल आपूर्ति करेगा, साथ साथ यहाँ पे यह बिजली उत्पादन के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो अब डिस्प्यूट जो है इनका, वह डिस्प्यूट इनका मेकेदातु पर भी है, जल पे भी बना हुआ है, और एक लंबा समय तनातनी में खींच गया है और आज तक कभी इसका पूरी तरह समाधान हो ही नहीं पाता। कभी कोई जजमेंट आ भी जाता है तो उसके बावजूद फिर दोबारा एक नया डिस्प्यूट रेज हो जाता है, कोई नई परियोजना बीच में आती है, नया काम बीच में आता है, जिस वजह से मामला गड़बड़ा जाता है। खैर, कहानी अब क्या है, कुछ बातें कावेरी नदी की याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार पूछी जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है, कर्नाटक के कोगाडू जिले में। लगभग वर्ष भर बहने वाली नदी है ये, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सूख जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वह सूख जाती हैं एक समय पर, लेकिन इसका जो जल है ना यह वर्ष भर रहता है और जर्नली चलता रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट नदी इसलिए यह हो जाती है दक्षिण भारत की। और विवाद लंबा चल रहा है तो यूपीएससी या कोई और परीक्षा भी आप दे तो वहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका सबसे अधिक भाग तमिलनाडु में है 56%, उसके बाद कर्नाटक में 41%, 3% भाग इसका केरल में भी पड़ता है। ठीक है, ट्रिब्यूट्स इसके द्वारा। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वह कापिनी, भवानी और अमरावती हैं, और यह प्रश्न पूछे भी गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अमरावती नदी कई बार पूछ ली गई है आयोग के द्वारा। तो ऐसे ही जिस प्रकार से ये है पूरी की पूरी घटना हो रही है, इनका विवाद चल रहा है, आने वाले समय में देखेंगे कि क्या इनका विवाद रूप लेता है और क्या चीज़ें हमारे सामने आती है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दे दें, सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कर ली गई हैं और आपको अच्छी जानकारियाँ दे दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग पसंद कर रहे होंगे, रोज़ नई नई बातों को जान समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। फिर जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही बातें करेंगे, जानते समझते हुए ज्ञानवर्धन करते हुए बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच।